जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और हमारे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारा जो बाज़ार है वो गुड़ और तिल की मिठाई से सज चुका है। और वाकई ये जो ठंड का मौसम होता है ना, ये एक ऐसा समय होता है कि दिन में लगता है कि धूप के नीचे बैठे रहें और रात में अपने लिहाफ से बाहर ना निकलें। कई बार हम थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, थोड़ी कंट्रोल नहीं रहती हमारी खाने पीने पे, थोड़े से हम हल्के में ले लेते हैं इस मौसम को। लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात है वो यह है कि जाड़े के मौसम में बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। खासकर ठंड या फिर जो वायरल बीमारियां हैं उसके लिए तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ वो लोग जिन्हें जोड़ों की दर्द की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं जो, उनके लिए भी काफ़ी कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है इस मौसम में। हम आज स्वास्थ्य चर्चा की इस कड़ी में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से जाड़े के मौसम में हम होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के अंदर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो इस मौसम में बढ़ जाती है, कौन सी समस्याएं ज़्यादा तकलीफ देती है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अरविंद तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। ठंड की जो मौसम है उसकी हम बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन बीमारी है ठंड, सर्दी, जो कॉमन कोल्ड है वो सबसे कॉमन हो जाती है इस वक्त। तो किस तरीके से सर्दी से बचा जा सकता है, या फिर अगर आपको सर्दी लग भी गई है तो क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है? निधि, ऐसा है कि हम लोग जिस देश में रहते हैं तो उसमें सामान्य तौर पर 3 ऋतुएं होती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। और शास्त्रोक्त रूप से 6 ऋतुएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक ऐसा देश है जिसमें ऋतु परिवर्तन होता है ना। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंड, ऐसा ये मौसम का क्रम जो है ये चक्र चलता है। तो ठंड तो आना ही आना है, प्रत्येक वर्ष आता ही है। अब शीत ऋतु का, जाड़े के दिनों का, ठंड का जहाँ तक संबंध है तो इसमें 2 तरह की बीमारियों को दो भागों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तो कि जो मौसम जनित जो स्थिति है उससे प्रभावित होकर और होने वाली बीमारियां, और दूसरा वर्ग है जो पहले से बीमार हैं और ठंड की वजह से उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। ये 2 वर्ग हम लोग मान के चलेंगे कि 2 वर्गों में हमारे ठंड के वजह से तकलीफ बढ़ती है, ऐसे लोगों की, ऐसे रोगियों की संख्या है। अब ठंड से होने वाली कौन सी सामान्य समस्या है? वैसे तो किसी भी मौसम से युद्ध किसी को भी नहीं करना चाहिए। प्रकृति से युद्ध हमेशा नुकसानदायक होता है शरीर के लिए और स्वास्थ्य का अलग। बिल्कुल। तो प्रकृति से युद्ध करना नहीं चाहिए। ठंड है तो थोड़ा एहतियात सबको रखने की ज़रूरत है। चाहे आपके शरीर में कितनी गर्मी हो, आपको ठंड लगती हो या ना लगती हो, लेकिन फिर भी थोड़ा एहतियात लेके चलना मौसम के हिसाब से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, इसलिए आवश्यक होता है। अब ठंड के दिनों में अगर ठंड ने असर कर लिया, सर्दी लग गई, तो एक तो हुआ कि सामान्य तौर पर सर्दी खांसी होने वाली समस्या है। कफ बनना या सूखी खांसी होना, ये ठंड लगने से एक होने वाली सामान्य बीमारी है। बुखार इनके साथ हो भी सकता है, बुखार इसके साथ नहीं भी हो सकता है। तो एक तो ये सामान्य समस्या है जो प्रायः जिनको कोई तकलीफ नहीं भी होती है और कहीं थोड़ा सा ठंड उनको असर कर गया तो ये सामान्य तौर पर सबको प्रभावित करता है। सर्दी, खांसी और थोड़ा तीखा अगर ठंड लगा है तो बुखार भी। एक ये हो गया। दूसरा हो गया कि जिनको गंभीर रूप से ठंड लग जाता है तो ऐसे रोगी जो है वो एक गंभीर बीमारी की अवस्था में भी जा सकते हैं। बुखार तेज हो गया या सर्दी खांसी तेज हो गई, अस्थमा जैसा अटैक आ गया, या बहुत ठंड लगता है तो इंडाइजेशन भी प्रोड्यूस होता है, लूज मोशंस होने लगते हैं। यानी विभिन्न तरह की तकलीफ जो है ये मौसम दे सकता है। तो ऐसे में एक तो एहतियात रखना,
ठंड नहीं लगे। दूसरा, सर्दी खांसी जैसी जो सामान्य समस्याएं हैं, अगर तुरंत अभी ठंड लगी है और तुरंत से अगर कुछ दवाइयों का सेवन कर लिया जाए तो वो जो तकलीफ़ है वो गंभीर अवस्था में पहुंचने से पहले समाप्त हो जाता है। तो एक ये ध्यान रखना है कि सर्दी खांसी अगर लगी भी है तो उसको इग्नोर ना करें और उसके लिए कुछ सामान्य तौर पर दवाइयाँ या कुछ घरेलू प्रयोग करके उसको ठीक करने का प्रयास करें। अब दूसरा वर्ग हो गया जो पीड़ित लोग हैं पहले से, जिनको बीमारियां हैं, जैसे आपने कहा कि गांठ के दर्द हैं, गठिया है, वात है ना। तो इस तरह की बीमारियां ठंड लगने से इस वजह से भी बढ़ जाती हैं कि ठंड के दिनों में जो रक्त संचलन है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का वो थोड़ा धीमा पड़ता है ना। रक्त संचार की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि अंग प्रत्यंगों में जितना तेजी से रक्त प्रवाह पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से जो जोड़ों के दर्द हैं या इस तरह के जो रोगी हैं वो पीड़ा महसूस करते हैं। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको भी ठंड से बचना चाहिए। तीखी ठंड में या ठंड के असर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि रक्त परिसंचरण अगर कमज़ोर होगा तो हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ने की संभावना रहती है। जो हार्ट के रोगी हैं उनको विशेष सावधानी ज़रूरत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंड के प्रभाव में आए तो हृदयाघात की संभावना बढ़ती है ना। ऐसे में जो है जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं, ये हो जाने की संभावना बनी रहती है। जो पहले से सर्दी खांसी या दमा के रोगी हैं, जाहिर सी बात है कि ठंड के दिनों में जब सामान्य तौर पर जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी अगर सर्दी खांसी लगने की संभावना बनती है, तो जो पहले से कफ से पीड़ित लोग हैं तो उनकी स्थिति गड़बड़ होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो जो दमा के रोगी हैं उनको भी विशेष एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि उनकी संभावना है कि अगर ठंड का असर हुआ तो उनका वो सांस का खिंचाव और कफ ज़्यादा आना, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं जाड़े के दिनों में। और ठंड तो वैसे अगर हम लोग माने तो सभी मौसम में सबसे स्वास्थ्यकर मौसम ठंड का है ना। ये हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली हेल्दी वेदर यही है। अगर सामान्य तौर पर थोड़ा एहतियात रखा जाए तो पूरे तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यकर अपने को ठंड के दिनों में महसूस करता है। और अगर उसमें थोड़े एहतियात के साथ अपना जीवन व्यवस्थित रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा आनंददायक कोई भी मौसम नहीं है अपने देश में। तो ये एक स्वास्थ्यकर मौसम भी है। इसको हम लोग बीमारी के साथ ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्वास्थ्यकर मौसम है और स्वास्थ्य का कारक है। आप इसके 2-3 कारण बहुत सामने हैं। एक तो कि आप देखते हो कि जाड़े के दिनों में इन्फेक्शन कम लगता है। क्यों कम लगता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि एक नेचुरल फ्रिज पूरे वातावरण में काम करता है। अब ये ठंड अगर जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ज़्यादा जितने कूड़े कचड़े बिखरे पड़े हैं या घर में भी कोई राशन पानी छूट गया है बना हुआ भोजन, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने की संभावना कम हो जाती है। हम कोई भी चीज़ फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो बैक्टीरिया नहीं लगता है उसमें। तो इसी तरह ये प्राकृतिक फ्रिज है। तो जितनी भी चीज़ें हैं या सड़क पर भी या नालियों में भी जितना तेज़ी से बाकी मौसम में बैक्टीरिया बढ़ते हैं उससे बहुत कम तेज़ी से जाड़े के दिनों में उनका प्रभाव ऊपर आ पाता है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। इसीलिए जाड़े के दिनों में अगर अपना खान पान नियंत्रित रख के और बढ़िया से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखी जाए तो आप कुछ भी खा के पचा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम अभी कह रहे थे कि एहतियात अगर आप रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ये जो मौसम है आपके लिए काफ़ी अच्छी
निकल सकती है। हमने चर्चा भी किया कि जो ब्लड प्रेशर के खासकर मरीज़ है या फिर जो हार्ट के मरीज़ हैं उन्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस मौसम में। क्या कुछ कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या कुछ वो एहतियात बरत सकते हैं खासकर जो हार्ट के मरीज़ हैं इस मौसम में? उनके लिए तो एक है कि भाई कहीं भी निकल रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर भी हैं, तो शरीर को कैसे अधिकतम गर्मी की स्थिति में रखा जाए, शरीर का जो ताप है वो व्यवस्थित रखा जाए, है ना, ताप को नियंत्रित रखा जाए। और जो ठंड आ रही है, मौसम जनित जो ठंड है, वो शरीर के तापमान को प्रभावित ना करे, तो उसको गिरने से रोकना। क्योंकि वो तो अब तापमान कम है अगर मौसम का, और हम उसमें शरीर को खुला छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो मौसम के तापमान के साथ उसका गिरेगा तापमान शरीर का भी। तो इसलिए शरीर को वार्म रखना। थोड़ा सुबह के समय में जो ऐसे पेशेंट हैं उनको थोड़ा मीठी धूप आने पर अपना वार्म अप करना, थोड़ा धूप में बैठना, प्राकृतिक जो गर्मी है उसका सेवन करना। और भोजन में भी जो बहुत ठंड वाली चीज़ें हैं उनको उन पर नियंत्रण रख के, और जो बाकी जो गर्मी शरीर के अंदर हमारी मेंटेन रख सकें, ऐसे भोजन का प्रयोग करना। तो इन सब चीज़ों से हमको लगता है कि वो ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज को निश्चित रूप से बाकी लोगों की अपेक्षा अधिक एहतियात इस मौसम में रखने की ज़रूरत होती है। जैसा अभी आप बता भी रहे थे कि किस तरीके से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत है क्योंकि ठंड का मौसम है। इसी में जो एक सबसे बड़ी समस्या बन के आती है वो हाइपोथर्मिया, जब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो ड्रॉप हो जाता है। खासकर जो शिशु हैं या जो बच्चे हैं, कई बार माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को वायरल फीवर है या फिर उसमें हाइपोथर्मिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो इसको किस तरीके से वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं माँ बाप? बच्चों में तो ऐसा है कि प्रकृति ने कुछ उनको सेफ गार्ड दिए हैं। चूँकि आपने देखा होगा जाड़े के दिनों में भी बच्चे अमूमन आम तौर पर अपना ओढ़ने की रजाई भी फेंक देते हैं। तो उनके शरीर का जो ताप है उसका नियंत्रण एक तरह से प्रकृति करती है। क्योंकि दिन में बच्चे इतनी तेज़ी से अपने शरीर को एक्टिवेट करते रहते हैं। एकदम छोटे शिशुओं को भी आपने देखा होगा हाथ पैर चलाते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे और आपके शरीर की अपेक्षा उनके शरीर में रक्त संचरण जो है वो ज़्यादा प्राकृतिक ढंग से काम करता रहता है। हम लोग क्या है कि अगर थोड़ी ठंड लग रही है तो कहीं बैठ जाएंगे, रजाई में घुस जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन बच्चे आमतौर पर जल्दी अपने शरीर को इस तरह से व्यवस्थित नहीं करते हैं, आराम की मुद्रा में नहीं लाते हैं। तो एक तो ये कारण है कि वो उनका चलता रहता है और तापमान नियंत्रित रहता है। फिर भी जो छोटे शिशु हैं अब वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखेंगे नहीं, वो तो भाई घर के जो उनके अभिभावक हैं, आमतौर पर माँओं को ही ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कैसे इनको, अब रात में बच्चा है तो कम से कम उसको देखते हैं कि अगर ये रजाई फेंकता है तो उसको थोड़ा वार्म क्लोथिंग में ही सुलाएं, कान ढका रहे, है ना। ये सब चीज़ें हमको लगता है थोड़ा बच्चों का निश्चित रूप से बाकी लोगों की अपेक्षा एहतियात रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे अपना जो रख रखाव है वो खुद नहीं कर सकते हैं। तो उनको उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर बुखार आ जाए तो उसके लिए जो सामान्य तौर पर दवाइयाँ हैं, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, एलोपैथी की, जो भी दवाइयाँ हैं उनको देनी चाहिए समय पर, यथा समय, ताकि बुखार अनियंत्रित नहीं हो और वो जल्दी नियंत्रण में आए और बच्चे ठीक हो जाएं। ठंड के मौसम में एक स्किन और जो हेयर रिलेटेड समस्या होती है ना, वो भी थोड़ा सामने आ जाती है। इचनेस, ड्राइनेस लोगों को दिखती है, बालों में डैंड्रफ की जो समस्या है वो इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जिनको खासकर वो जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, जो ठंड के मौसम में जिन्हें ये समस्या आमतौर पे हो जाती है, उन्हें क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है? और अगर समस्या है भी तो होम्योपैथी के अंदर किस तरीके से वो अपना इलाज करवा सकते हैं? ये अच्छा ध्यान दिलाया आपने। ये एक अच्छा विषय है जो छूट रहा था कि ठंड के दिनों में
चमड़े में एक तरह का ड्राइनेस, सूखापन उत्पन्न होता है। वो सूखापन इसीलिए भी उत्पन्न होता है कि ठंड में प्यास कम हो जाती है। प्यास कम हो जाती है और लिक्विड इंटेक व्यक्ति का कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है ना, और खाना उतना ही रिच हो जाता है प्रत्येक घरों में। बिल्कुल। भोजन थोड़ा सा बाकी मौसम की अपेक्षा भोजन थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, और इसकी वजह से अब पाचन पर दबाव ज़्यादा है और हम पानी कम दे रहे हैं चूँकि प्यास लग नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है। और बाहर से जो ठंड है वातावरण का, वो दोनों मिलके एक सूखापन पैदा कर देती हैं चमड़े में। तो चर्म रोग में जब सूखापन पैदा होगा तो एक डैंड्रफ तो स्केलिंग है, वो भी ड्राइनेस है स्कैल्प का, और हाथ फटने का, पाँव फटने का, ये सामान्य तौर पर होने वाली समस्याएं हैं। या चेहरे पर भी आपने देखा होगा बहुत लोगों का वो पिगमेंटेशन होता है, जाड़े के दिनों में वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि उनकी त्वचा बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील है मौसम के लिए। तो मौसम की संवेदना जिनकी त्वचा में ज़्यादा रहेगी, वो उनको कोई ना कोई त्वचा संबंधी तकलीफ होने की संभावना रहेगी जाड़े के दिनों में। तो ऐसे लोगों के लिए एक तो एहतियात है कि वो पानी का अपना जो इंटेक है या लिक्विड इंटेक है वो ठीक रखें, ताकि अंदर से एक मॉइस्चराइज हो स्थिति बनी रहे, स्किन जो है वो टोनअप होता रहे। और बाहरी प्रयोग के लिए उनको मॉइस्चराइजर जो प्राकृतिक हैं इस तरह के उपयोग में लाने चाहिए, ताकि शरीर की चिकनाई बनी रहे और ठंड भी उतना असर नहीं करे कि हमारे स्किन में कोई बीमारी पैदा हो। एक दूसरा, सफाई हाइजीन का ख्याल रखना। बहुत लोग ठंड की वजह से महीनों नहीं नहाते हैं। अब आप महीनों नहीं नहाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चमड़ी पे कहीं ना कहीं वो गंदगी और मैल इकट्ठा होंगे, और गंदगी इकट्ठी होगी तो वो किसी न किसी बीमारी को तो उत्पन्न करेगी। बिल्कुल। तो एक हाइजीन का ख्याल, साफ सफाई का ख्याल रखना। ठंड के दिनों में भी नहाने से अगर एलर्जी है तो थोड़ा गर्म पानी से नहाएं। ये इन चीज़ों का बहुत, हाइजीन का और ड्राइनेस ना बने स्किन में, ये दो चीज़ों का ध्यान अगर रखा जाए तो मुझे लगता है त्वचा संबंधी जो तकलीफ है उससे जाड़े के दिनों में बचा जा सकता है। इस मौसम में अब क्या खा पी रहे हैं उसका भी काफ़ी एक इम्पैक्ट रहता है। कई बार हमें समझ में भी नहीं आता है कि इसे खाना है नहीं खाना है। जो एहतियात बरत भी रहे हैं वो कभी कुछ ऐसे भी खाने छोड़ देते हैं जो शायद उनको फ़ायदा ही करे अल्टीमेटली। तो इस मौसम में स्पेशली जो वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है वो मार्केट में काफ़ी नज़र आती हैं। तो क्या कुछ आपके लिए एक जो होल डाइट है ना, आपको अपने हर दिन खाने में शामिल करना चाहिए ऐसे खाने जो आपको इम्यूनिटी, खासकर क्योंकि इस मौसम में अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये जो वायरल फीवर है या फिर जितने भी जो ठंड है या कोल्ड है उससे आप बच सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो लोगों को अपने आहार में इंक्लूड करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, आपने भी कहा कि अभी जितनी भी खाने की चीज़ें हैं या सब्जियां हो गई या फल हो गए, तो अभी काफ़ी अच्छी मात्रा में मार्केट में आते हैं जाड़े के दिनों में। और ऐसे में मैं इसके बावजूद कि मैं होम्योपैथी का चिकित्सक हूँ और समाज का या लोगों का ऐसा मानना है कि होम्योपैथी में डॉक्टर बहुत परहेज बनाते हैं, तो इन चीज़ों के बावजूद, इन बाकी चीज़ों से मैं अपने जो हमारे पास परामर्श के लिए लोग आते हैं तो उनको मैं कहता हूँ कि उन चीज़ों के अलावा जो आपके रोग को उत्तेजित करते हैं या जिनसे आपको लगता है कि मेरी तकलीफ बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों के अलावा आपके लिए कोई परहेज नहीं है। तो ऐसे ही बाकी सामान्य लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें आपकी प्रकृति को, आपके शरीर की प्रकृति को सूट नहीं करती हैं, जो लगता है कि ये खाने से मुझे किसी तरह की पीड़ा हो जाती है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, किसी के दबाव में आकर भी नहीं खाना चाहिए। और अभी खाने के लिए जितना भी अपना हिंदुस्तान तो खाने के मामले में ही सबसे ज़्यादा अमीर है। आप देखो तो केवल एक दूध के इतने प्रोडक्ट्स हैं हमारे देश में, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ इतनी हैं कि उनके विभिन्न नाम हैं और विभिन्न तरह से उसका प्रयोग लोग करते हैं।
और जाड़े के दिनों ये जो हमारा मौसम है सर्दी का, ये तो खाने के लिए ही प्रसिद्ध है। आप जितनी भी चीज़ें देखोगी खाने की, जो मतलब एकदम गंभीर चीज़ें, जो जमी हुई चीज़ें, अब खोए का प्रोडक्ट हो गया, अभी जैसे तिलकुट आता है, ये जितना भी भारी जो दीर्घ पाच्य हैं, ये सभी चीज़ें जाड़े के दिनों में बनती हैं, लोग खाते हैं और पचाते हैं। तो पाचन क्रिया इस समय एकदम व्यवस्थित होती है आदमी की। इसका एक कारण ये भी है कि दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है। तो जिनको कम नींद आती है उनको भी पूरी रात मिलती है, लंबी रात मिलती है। तो अगर वो पार्ट वाइज भी सोते हैं तो नींद पूरी हो जाती है उनकी। तो इसकी वजह से पाचन भी उनका व्यवस्थित रहता है। खाने में चूंकि अगर वो बासी भी है एक समय का, तो कोई उसमें बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं किया है, तो वो भी खा लेंगे तो वो भी पचेगा, चूंकि बैक्टीरिया है नहीं उसमें। तो इसलिए जाड़े के दिनों में खाने का और इम्यूनिटी के वाइज तो हमको लगता है कि हरी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग, और अब हमारा जो तिल का जो आइटम है, तो तिल भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अलसी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं अपने, मतलब कहो कि पारंपरिक रूप से भी हमारे भोजन में ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने नहीं देती हैं। और निधि, आपने देखा होगा, आप पूरी दुनिया में सबसे पहले कोविड को हमने हराया। बिल्कुल। तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि भारतीय घरों में जो किचन है, जो रसोई है, वो आधी रसोई दवाखाना है। आप जितने मसालों का प्रयोग करते हैं उसमें अधिकांश चीज़ें दवाओं के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं आयुर्वेद में। तो एक कारण ये भी है कि बाकी जो विकसित देश हैं, पश्चिमी देश हैं, यूरोप है, तो उनमें उनके यहाँ जो प्रयोग में आता है और हमारे भोजन का जो प्रयोग हो, दोनों में बहुत अंतर है। इसकी वजह से भी हमने कोविड को आसानी से कोविड पर विजय प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही एक जो खान पान का एक पारंपरिक तौर तरीका है हमारा, उसको पूरी तरह अपने दिनचर्या में शामिल रखना। जाड़े के दिनों में क्या खाना है ये पारंपरिक रूप से भी हम लोग जानते हैं, तो उन चीज़ों का यथेष्ट प्रयोग करना, ठंड से बचना, ये दो चीज़ें रखेंगे तो इम्यूनिटी हमारी ठीक ठाक रहेगी। कहते हैं ये जो मौसम है बेसिकली जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है, खासकर जो जैसा हमने बात भी किया कि जोड़ों में जो समस्या है वो परेशान करता है आपको इस मौसम में थोड़ा ज़्यादा। बुज़ुर्ग जो लोग हैं उन्हें इस मौसम में क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं? बुजुर्गों के लिए ये समय बहुत मारक होता है। इसलिए भी मारक होता है कि एक तो उनकी आयु अधिक होने से उनके जो शरीर के तंतु हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, नस नाड़ियों में एक आयु जनित कमजोरी होती है, और उसी वजह से उनका जो शारीरिक तापमान है वो भी यथेष्ट नहीं रह पाता है। और एक आयु ज़्यादा होने की वजह से उनके शरीर का संचालन भी बाकी लोगों की अपेक्षा कम होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि उनको ठंड ज़्यादा लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में एक तो कि उनका खान पान व्यवस्थित रहे, कोई ऐसी चीज़ ना खिला दें कि उनका पेट खराब हो जाए, ये चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरा, उनके जो अपना जो पहनने का, ओढ़ने का, बाकी बिछावन का जो भी उनका सामान है, वो सब अधिक से अधिक उनके शरीर को कैसे गर्म रख सकता है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, दिन में थोड़ा बहुत अगर धूप है, सूर्य का तापमान का सेवन करना, सूर्य के ताप का। बहुत ठंड है तो थोड़ा आग वगैरह के सामने बैठ लेना ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ चलती रही हैं, और मुझे लगता है कि बुजुर्ग अगर अपना थोड़ा सा ध्यान रख लें तो बहुत सर्दी उनको परेशान नहीं करेगी। लेकिन उनको बाकी लोगों की अपेक्षा अपना ध्यान, या घर वालों का, अगर वो अशक्त हैं तो घर वालों का ये काम है कि उनका ध्यान बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा रखें। फिज़िकल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं इस मौसम में हमारी कम हो जाती है, उसके वजह से भी मुझे लगता है कि एक
थोड़े से आप आलसी हो जाते हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई है। आपने जैसे कहा कि पानी लोग पीना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको प्यास लग नहीं रही है। क्या ये भी जो हमारा रूटीन है वो किसी तरीके से अफेक्ट करता है हमें ऐसे वक्त में? निश्चित रूप से शरीर की एक्टिविटी, अब जाड़े के दिनों में आलस होना स्वाभाविक है। थोड़ी ठंड ज़्यादा है और आप अभी अगर लिहाफ में बैठ जाओ तो इच्छा नहीं करेगी कि बाहर निकलें। पानी अगर प्यास लगी भी है तो भी इच्छा नहीं करेगी कि उठ के पानी के गिलास ले लें। लगता है नहीं बैठे रहो, पानी 1 घंटे बाद पी लेंगे, आधे घंटे बाद पी लेंगे। तो ये मौसम थोड़ा आलस उत्पन्न करता है। लेकिन इसके बावजूद अब जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो कमाने के लिए विवश हैं, उनको कमाना ही है, उनको काम पर जाना ही है, तो ऐसे सारे लोगों को काम करना ही होता है। लेकिन ऐसा वर्ग जिनको काम पर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो उनमें आलस ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अपनी शारीरिक क्रिया जो है, अगर वो खेलते हैं तो खेलें, अगर वो घूमते हैं तो घूमें, अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी उनको अपने शरीर की क्रिया थोड़ी जाड़े के मौसम में बढ़ानी चाहिए। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो आप रिस्ट्रिक्ट ना करें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हाइड्रेट रखिए खुद को। अगर आपको स्किन की समस्या है तो बाहर से मॉइस्चराइज रखें खुद को। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स काफ़ी आते हैं इस वक्त मार्केट में, तो उनका सेवन करें। इम्यूनिटी बढ़ाने में वो आपकी मदद करेगी। और थोड़ा सा अगर आप प्रिवेंशन ले लें तो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो मौसम है वो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रिवेंशन लेकर इस मौसम को बताएं तो। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने जो ज़रूरी जानकारी हमें दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। जोहार।